विज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हेनरी का नियम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हेनरी के नियम में सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं क्या है। स्थिर ताप पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में विलीन गैस का द्रव्यमान विलयन और गैस की साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी स्थिर ताप पर अगर हम कोई द्रव लेते हैं और उस द्रव का जो भी आयतन होगा उसमें जितनी भी गैस विलीन होती है उस गैस का द्रव्यमान, ठीक है, विलयन और गैस की साम्यावस्था में गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जो भी हमें द्रव दिया गया है उसके आयतन में जो भी गैस विलीन है उस गैस का द्रव्यमान उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। और समानुपाती कब होगा? जब आपका विलयन और गैस किस अवस्था में होगा? साम्यावस्था में होगा। ठीक है, तो m प्रोपोर्शनल p हो जाता है। आपका m क्या है? m आपका विलीन गैस का द्रव्यमान है और p क्या है? p है आपका गैस का दाब। ठीक है, तो विलीन गैस का द्रव्यमान समानुपाती होता है गैस के दाब के। यहाँ पर जब हम समानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आपका आता है k, तो आपका फार्मूला हो जाएगा m बराबर k इंटू पी, या इसे हम लिख सकते हैं k बराबर m अपॉन पी। ठीक है, k क्या है आपका? k स्थिरांक है और k का मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप तथा दाब की इकाई पर निर्भर करता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, स्थिर ताप पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में विलीन गैस का जो द्रव्यमान होता है वो विलयन और गैस की साम्यावस्था में गैस के दाब के क्या होगा? समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और जब विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो देखिए आपकी डिफिनीशन क्या बनेगी। जब कोई गैस किसी द्रव में घोली जाती है, ठीक है, यानी कि जब किसी गैस को हम किसी द्रव में घोलते हैं तो विलयन में गैस का मोल प्रभाज बढ़ जाता है। क्या होता है? जब हम किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो जो विलयन हमारा होता है उसमें जो गैस होती है गैस का मोल प्रभाज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस प्रकार डिफिनीशन हमारी क्या बनेगी? विलयन के ऊपर गैस का आंशिक दाब, जो विलयन है उसके ऊपर जो गैस का आंशिक दाब होता है वो विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। ठीक है, यानी जब हम किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो जो विलयन होता है उसमें जो गैस उपस्थित होती है उसका मोल प्रभाज क्या होता है? बढ़ता है, और विलयन के ऊपर जो गैस होती है उसका जो आंशिक दाब होता है वो विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। देखिए जो गैस का आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती होता है? वो होता है गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती। आंशिक दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं और मोल प्रभाज को हम X से प्रदर्शित करते हैं। तो P प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा X, यानी जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है KH आता है, तो P बराबर आपका हो जाएगा KH इंटू X। KH क्या है? KH आपका एक नियतांक है जिसे हम हेनरी नियतांक भी कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। चलिए देखिए हेनरी नियम के अनुप्रयोग हैं कुछ। पॉइंट नंबर 1 में हम देखते हैं सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थों में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी विलेयता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो सोडा वाटर होता है या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उस द्रव में अधिक विलीन करने के लिए हम क्या करते हैं? अधिक दाब पर उसे क्या किया जाता है? बंद किया जाता है, जिससे आपकी CO2 की जो विलेयता होती है वो द्रव में बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड अनुप्रयोग हम देखेंगे, ऊंचे स्थानों पर जो लोग रहते हैं उन पर क्या होता है? ऊंचे स्थानों पर जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है उसका आंशिक दाब जो होता है वो सतही स्थानों की तुलना में क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोग या जो पर्वतारोही होते हैं उनके रक्त और ऊतकों में जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी दाब बढ़ाने पर क्या होती है? सांद्रता बढ़ती है, और दाब घटाने पर सांद्रता क्या होती है? कम होती है। ऊंचे स्थानों पर क्या होता है? आंशिक दाब कम होता है, जिसके कारण O2 गैस की जो सांद्रता होती है रक्त और ऊतकों में वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि जो पर्वतारोही या ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोग होते हैं वो कमजोरी का अनुभव करने लगते हैं, ठीक है, और सही प्रकार से सोच पाने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी ऑक्सीजन की क्या होती है, उनके रक्त और ऊतकों में कमी होने लगती है, जिससे वो सही प्रकार से सोच पाने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, और इस रोग को एनॉक्सिया कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका अनुप्रयोग में, वेंट्स रोग से बचने के लिए गोताखोर संपीड़ित वायु तथा हीलियम का तनु विलयन मिश्रण के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये जो मिश्रण प्रयोग किया जाता है इसमें हीलियम आपका 11.7%, ऑक्सीजन 32.1% और नाइट्रोजन 56.2% होता है। देखिए वेंट्स रोग क्या है, देखिए क्या होता है कि जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर का जो पानी होता है वहां पर क्या होता है, दाब बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। दाब अधिक होने के कारण जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है उसका सांद्रता क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब गोताखोर समुद्र तल पर आता है तो क्या होती है, समुद्र तल पर जो दाब होता है, जल का दाब होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो तो व्यक्ति जो गोताखोर होता है अपने शरीर में यूज कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस जो होती है उसके बुलबुले बनने लगते हैं रक्त में, जिसके कारण बेंट्स रोग हो जाता है, ठीक है, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो गोताखोर होते हैं वो संपीड़ित वायु और हीलियम का तनु विलयन मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, हेनरी नियम का यूज हम कब कब कर सकते हैं। तो देखिए हेनरी नियम की सीमाएं यानी कब लागू होता है हेनरी के नियम। तो पहला पॉइंट क्या होगा हेनरी के नियम की सीमाओं में, तो पहला पॉइंट है आपका जो दाब हो वो बहुत अधिक ना हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका ताप बहुत कम ना हो। थर्ड पॉइंट है गैस बहुत अधिक घुलनशील ना हो। चौथा पॉइंट है आपका गैस की जो विलायक के साथ कोई रासायनिक क्रिया ना हो। पांचवा पॉइंट है गैस के जो अणु हैं वो विलायक में ना तो विघटित हो और ना ही एक दूसरे से संगुणित हो। तो ये रहा हमारा हेनरी का नियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।